अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1980 की दिहाई में साउथ एशिया और मिडल ईस्ट ने धड़ाधड़ एक नई किस्म का दरख्त लगाना शुरू कर दिया। इस दरख्त को कोनोकॉपस कहते हैं। कोनोकॉपस आप कोनो के नाम से जानते हैं और कोनो का पौधा हमारे मुल्क में भी हर जगह लगा है। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया की 3 स्टेट्स ने कोनोकॉपस को ख़त्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इस पौधे को अपनी स्टेट्स में नहीं रखेंगे। इन स्टेट्स में पहले नंबर पर आती है गुजरात। गुजरात ने कहा कि शहरी इलाकों में कोनोकॉपस नहीं लगाया जाएगा। दूसरी तेलंगाना। 2023 में इन दोनों स्टेट्स ने कोनोकॉपस से जुदाई इख्तियार कर ली और अब ताज़ा आंध्र प्रदेश ने भी कोनोकॉपस पर पाबंदी लगा दी है कि हम अपनी शहरी इलाकों में कोनोकॉपस के कोनों के दरख्त नहीं लगाएंगे, इसके पौधे नहीं लगाएंगे। आखिर इसकी वजह क्या है? एक बज़ाहिर वजह जो उन्होंने बताई और वो हम सब जानते हैं कि इसके हेल्थ इश्यूज़ हैं। कोनों की वजह से एलर्जीज़ पैदा होती हैं और स्पेशली एस्थमा की एलर्जी बड़ी ज़्यादा संगीन भी हो सकती है। सांस लेने की मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज पैदा होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ सांस लेना और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज की वजह से ही हमने इस पौधे को अपने आप से दूर कर दिया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोनों को हम ये समझते हैं कि पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसलिए इसको जहाँ पर भी लगाएं तो पानी की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। पहले 3 साल इसकी ग्रोथ रैपिडली एक्सपोनेंशियल होती है। जी हाँ, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ पर इसके पत्ते बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, वहाँ पर इसको पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ये पानी को करीब की अब एटमॉस्फेयर में अगर नहीं पाता, तो इसकी जड़ें उसकी तलाश में निकल जाती हैं और कोनों की जड़ें बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। नीम के दरख्त को जितना पानी चाहिए, एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक कोनों को से 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन क्योंकि पानी करीब नहीं है, तो इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाएंगी, दाएं जाएंगी, बाएं जाएंगी और वो पानी को ट्रैक करेंगे। इसे वाटर हंटर भी कहा जाता है। अगर आपको पास किसी भी किस्म का इसकी जड़ों को सीवरेज सिस्टम मिलता है या पानी का सिस्टम मिलता है, तो इसकी जड़ें उसके अंदर घुस जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ और उन तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से पूरी की पूरी पाइपलाइन इन्होंने चोक कर दी है, क्योंकि ये पानी की तलाश में जाते हैं। और जब सीवरेज चोक होता है किसी भी शहरी आबादी का, तो कितने ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब पानी की पाइप्स चोक होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी बहुत इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले खुशी में इस दरख्त को बगैर किसी रिसर्च के तो लगा लिया गया, लेकिन उसके बाद जब इसकी जड़ों ने शहरी इलाकों का ज़ेरे ज़मीन सफ़र करना शुरू कर दिया, तो फिर लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता एहसास होना शुरू हुआ कि ये तो फुटपाथ को भी तोड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर पानी इनको नज़र आता है, पानी के रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, सड़कों को भी डैमेज करती हैं, टेनिस कोर्ट्स को डैमेज करती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया, म्युनिसिपल कमिटीज़ को अंदाज़ा शुरू हो गया कि ये दरख्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है। आज हम ये जानते हैं कि कोनो 2 फूलों के पौधों से मिलकर बना है। इसकी स्पीशी फ्लावरिंग प्लांट से आती है और उनमें एक पौधा मैंग्रोव कहलाया जाता है। मैंग्रोव बहुत मशहूर पौधा है। कोनोकॉपस को अगर आप इसको गौर से देखें, इसकी जड़ों को गौर से देखें, तो आपको मैंग्रोव की शक्ल नज़र आएगी, क्योंकि मैंग्रोव ट्रॉपिकल अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मौजूद होता है, उनके साहली इलाकों पर होता है। हमने क्या किया, हमने इसको वहाँ से उठाया और उठाकर अपने शहरों में बगैर किसी रिसर्च के लगा दिया। तो अब होता यह है कि जब ये पौधा हमारे पास आया, तो इसने केमिकल कुछ सीक्रेट करना शुरू कर दिया। वो केमिकल इसकी जड़ों के ज़रिए ज़मीन पर जाना शुरू हो गए, पत्तों के ज़रिए निकलते थे, जिसे अलीलो केमिकल्स कहते हैं। और इनका इम्पैक्ट ये होता है कि ये कुछ ख़ास किस्म के पौधों को उगने से ख़त्म करते हैं और कुछ ख़ास किस्म के जो माइक्रोब्स हैं, ऐसे हशरात हैं जो कि पौधों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते, हमारी आँख से हमें नज़र नहीं आते। उन माइक्रोब्स को, जिनमें बैक्टीरिया है, फंजाई है और उसके अलावा भी बहुत से माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी इन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया।
तो इनकी रूट्स ने एक ख़ास किस्म के माइक्रोब्स को ज़िंदा रहने दिया, बाकियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया केमिकल की वजह से, और कुछ ख़ास किस्म की जड़ी बूटियों को और पौधों को भी ख़त्म करना शुरू कर दिया अपने करीब-करीब, और इन्होंने मोनोकल्चर सॉइल पैदा करना शुरू कर दी। मोनोकल्चर सॉइल का सबसे नुकसान ये होता है कि उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स नहीं रह सकते और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे बढ़ नहीं सकते। साथ-साथ इन्होंने फंजाई का काम भी तमाम किया। तो फंजाई जब भी कोई पौधा ख़त्म होता है, उसे डिकम्पोज़ करते हैं, डिकम्पोज़र है। और अगर फंजाई ख़त्म हो जाएगी तो पौधे, जो फसलें आपने काटी और उसके बाद जो फसलें रह गईं, वो डिकम्पोज़ नहीं होंगी। उसके साथ-साथ इसने सिर्फ़ पौधों पर और ज़मीन के ना नज़र आने वाले हशरात, जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं, उन पर ही नहीं असर छोड़ा, बल्कि साथ-साथ क्योंकि ये यहाँ का पौधा नहीं था, तो इसके पास वो एबिलिटी नहीं थी कि ये यहाँ के हशरात को, शहद की मक्खी को, भेड़ों को, तितलियों को खाना प्रोवाइड कर सके, शेल्टर दे सके और उनकी रिप्रोडक्शन में, उनकी तौलीदी जो सलाहियत है उसमें इजाफ़ा कर सकें। इससे क्या फ़र्क हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता जो कीड़े-मकोड़े हैं, वो इस पौधे की तरफ जाना कम हो गए। उनको खाना ना मिला, उनको रिप्रोडक्शन का मौका ना मिला, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होना शुरू हो गई। और जब कीड़ों-मकोड़ों की पॉपुलेशन कम होना शुरू होती है, तो वहाँ पर जो बर्ड्स हैं, हंटिंग बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो आना कम हो जाते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम आप देखें कि तबाह हो रहा है। और उसके साथ-साथ जब एक शहद की मक्खी को जूस नहीं मिलता, वो एक जगह जाकर बैठती नहीं है, तो उसके परों के साथ पोलन नहीं लगता और वो दूसरे पौधों के पास नहीं जाता, तो फ्रूट्स और फ्लावर्स बनना कम हो जाते हैं। हमारे पास खाना कम होता है, फूड प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। इतने बड़े नुकसानात के बावजूद भी इंसानों ने बगैर सोचे समझे इस पौधे को 1985 की दिहाई में, 1988 एग्जैक्ट डेट है, कुवैत में लगा दिया। और हमने ये कहा कि हमने कुवैत को ग्रीन करना है, अर्बन एरिया को ग्रीन बनाना है, इसलिए इस पौधे को लगाते हैं, क्योंकि इसको तो कहीं भी लगा दें, इसने तो पानी लेना नहीं है, ये खुद ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसकी जड़ें क्या-क्या हमारे साथ करेंगे। अब इस वक्त यूएई में भी ये पौधा बैन हो चुका है और कुवैत में भी ये पौधा बैन हो चुका है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं तो वो इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देते हैं, वो उस इलाके के पौधों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, हशरात को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, उस पर पौधे नहीं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नहीं आते, उस पर गिलहरियाँ नहीं आती, तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तबाह होना शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता, तो मैं लेकर चलता हूँ आपको 1960 में, जब हमने एक काम ऐसा किया। और ये काम हमने किया इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमने एक बाहर से पौधा हम लेके आए जिसे पेपर मलबरी कहते हैं, और उसे इस्लामाबाद में जगह-जगह पर हमने काश्त कर दिया, क्योंकि हम ग्रीन प्रोजेक्ट कर रहे थे इस्लामाबाद को 1960 में। हमने ये नहीं देखा कि पेपर मलबरी के नुकसानात क्या होते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर इसके फूल भी दिखा रहा हूँ और उसके साथ-साथ आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि पेपर मलबरी किस तरीके से इस्लामाबाद में लगाया हुआ है। आपको सैटेलाइट नक्शा भी नज़र आ रहा है। लेकिन पेपर मलबरी स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा पोलन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। आज हम इसे ख़त्म भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमसे ये ख़त्म हो नहीं रहा। तो हमने पहले नंबर पर प्लानिंग नहीं की और रिसर्च नहीं की, R&D नहीं की कि हम अपने शहरों को किस किस्म के पौधों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इन पौधों को जब हम लगाएंगे तो इनके नुकसानात क्या होंगे। कराची में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई कि हमने कोनों को लेके आना, और उसके बाद इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखते हुए अब आहिस्ता-आहिस्ता कराची में इसे बैन किया जा रहा है। हमारे इलाकों में, बाकी इलाकों में बहुत ज़्यादा कोनोकॉपस अभी भी लग रहा है। इसे वहाँ पर तो लगना चाहिए शायद, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, मसलन आप नहर के किनारे इनको लगा सकते हैं ताकि ये जल्दी बड़े हो जाएँ, छाँव दें और पानी भी इधर से लेते रहें। लेकिन अर्बन एरिया में, जहाँ पर पक्के फ़र्श यानी रोड्स होती हैं, पानी की कमी होती है, पानी की कमी के इलाकों में इन्हें नहीं लगाना चाहिए और शहरी इलाकों में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो अब सवाल ये होगा कि हम क्या ऐसे पौधे लगाएँ? हम हमेशा नेटिव पौधे लगाएँ। आप इस्लामाबाद का तजुर्बा कर चुके हैं, जहाँ पर बाहर से आपने पौधा लाए। नेचर जो पौधे हमें दे रही है, हमें उन पर रिसर्च करनी चाहिए।
उन पौधों की स्ट्रेंथ्स को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उनमें क्या ताकतें हैं और इन पौधों को हम कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं। कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि शहरों के बीच में लगना चाहिए, वो शायद 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दें, उनकी छाँव बहुत ज़्यादा घनी होगी। कौन से पौधे हैं जो नहरों पर लगने चाहिए, कौन से पौधे हैं जो रेगिस्तानों में लगने चाहिए। तो मैं उन पौधों की तरफ लेके जा रहा हूँ जो कि हमारे कुदरती, हमारे नेचुरल दरख्त है जिनको आहिस्ता-आहिस्ता हम ख़त्म करते जा रहे हैं। इनमें नंबर 1 है नीम। नीम का ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है और नीम के दरख्त हमने देखे हैं, हमने पीपल देखा है। मोरिंगा हमारा अपना सुपर फूड है और हमारा देसी पौधा है। मोरिंगा को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें शीशम लगाना चाहिए, कीकर लगाना चाहिए और हमें गुलमोहर, मुझे ये पौधा देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि इसके जो खूबसूरती है, लाल रंग के इसके फूल होते हैं, तो ये इतना खूबसूरत पौधा है, इसे देखकर तो बहुत खुशी होती है। तो आज हमने ये वीडियो इसलिए बनाई कि हमें जब भी टाउन प्लानिंग करनी है, हमें जब भी सोसाइटीज़ लगानी है, तो हमने भेड़-चाल में नहीं चलना कि हम कोनों लगा दें क्योंकि पूरी दुनिया कोनों लगा रही है। बल्कि हमने ये देखना है कि क्या दुनिया का, जनूबी एशिया का, वस्ती एशिया का, मिडल ईस्ट का, हमारे इन इलाकों के कोनों कॉर्पस के एक्सपेरिमेंट अच्छे रहे? जी नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। और क्या हमारे नेटिव दरख्त इस काबिल नहीं है कि उन्हें लगा सके जब वो इस ज़मीन में पैदा हो रहे हैं? तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करने की ज़रूरत है, ज़रूरी यूनिवर्सिटियों को रिसर्च करने की ज़रूरत है और फिर हमें एक लाहे-अमल देने की ज़रूरत है कि कहाँ-कहाँ कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।